नमस्कार। मैं अनिरुद्ध कुमार आप सभी का रविवारीय पुस्तक वार्ता स्याही ब्लू रविवारीय पुस्तक वार्ता में स्वागत करता हूं। और आज हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के जिस काव्य संग्रह पे चर्चा करने जा रहे हैं वो संग्रह का नाम है देश हम जलने न देंगे। तो जैसा कि थोड़ा शायद ये जल्दी कर रहे हैं कार्यक्रम को, 15 अगस्त के आसपास के एपिसोड में ये काव्य संग्रह पे चर्चा होती तो शायद देश में जो समस्याएं हैं उसको ज्यादा प्रासंगिक तरीके से जोड़ करके देखा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अगस्त के महीने की शुरुआत हो चुकी है, एक तरीके से आजादी के महीने की शुरुआत है। संवैधानिक आजादी, राजनीतिक आजादी, संप्रभुता की आजादी। और जैसा कि उन्होंने कहा है खुद भी, इस किताब की भूमिका में अगर देखें हम निशंक जी की, तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो पहले कहते थे कि जिसको राष्ट्र से प्यार होगा या देश से प्यार होगा उसे यहाँ के नदियों, नालों, खेतों, वृक्षों, सभी चीजों से प्रेम होगा। उसी तरीके से हम देखें तो राष्ट्र को कंकर पत्थर का ढेर नहीं मानने वाले बल्कि अपनी आत्मा मानने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी की जो पूरी काव्य यात्रा है वो मिट्टी से लगाव की पूरी कहानी है। चाहे आप उनकी कहानियों को देखें, चाहे उनकी कविताओं को देखें, सब में देखेंगे तो मिट्टी जो है वो रची बसी है। चाहे वो उत्तराखंड की मिट्टी हो या भारत की मिट्टी हो, तो उनकी रचनाओं का जो निर्माण है, उनकी रचनाओं में जो संस्कार दिखाई पड़ते हैं वो माटी के संस्कार हैं। और ये माटी से संस्कार सिर्फ दिखावा मात्र नहीं है, वो खुद भी इस बात को कई बार अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और उपन्यासों के माध्यम से कहते रहे कि राष्ट्र प्रेम कोई दिखावे की चीज नहीं है, राष्ट्र प्रेम कोई माप तौल की चीज नहीं है, बल्कि ये आत्मिक और भावनात्मक लगाव है अपने भौगोलिक राष्ट्र है उससे, उसकी जो बनावट है वहाँ का जो कल्चर है उससे। तो इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी से होती है। ये आज जो हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं, पहले उनके बारे में मैं एक नामावली बता लूं, खाली मैं नामावली परिचय देता हूं। तो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रतन कुमार पांडे जी। मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लता चौहान जी। वक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंदेश्वर यादव जी। और संरक्षक, कार्यक्रम के संरक्षक, संचालक और विधिवत शुरुआत करता डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी हैं। और हमारे साथ जो तकनीकी सहयोग कर रहे हैं वो अंकित मौर्य जी हैं। तो कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास, जो कि कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आप सभी वक्ताओं का और दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं और चर्चा शुभ होगी इस आशा के साथ। अब सर, आपका बहुत स्वागत है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका अनिरुद्ध कुमार सुधांशु जी। सुधांशु का मतलब ही शीतलता देने वाला चंद्रमा है। और आज तो मेरे साथ पूरा भारत जुड़ रहा है। मेरे अध्यक्ष महाराष्ट्र से मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अध्यक्ष हैं श्री रतन कुमार पांडे जी। कर्नाटक से मेरे साथ हैं, जो मेरी मानस पुत्री बन गई हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर हिंदी की ध्वजा फहराने वाली लता चौहान, जिनको हम पहले भी कहानी के संदर्भ में सुन चुके हैं। और डॉक्टर निशंक ने भूरी भूरी प्रशंसा हमारी बेटी लता चौहान की थी। हमारे दूसरे वक्ता आज गौतम बुद्ध की धरती से सिद्धार्थ नगर से डॉक्टर चंद्रेश्वर यादव हैं। मैं उन्हें पहले भी उनकी प्रतिभा का दर्शन कर चुका हूं। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मैं आपके सामने स्वयं उत्तराखंड से हुई। और मेरे सुधांशु दिल्ली के दिल्ली से आते हैं। और इस प्रकार आज देश हम जलने न देंगे काव्य संकलन पर बात करने के लिए मैं समझता हूं भारत हमारे साथ है।
सुधांशु जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगस्त का माह शुरू हो गया है और हम चाहते थे कि हम राष्ट्रवादी चेतना की कविताओं को अगस्त माह में लें। अभी उनका बहुत बड़ा काव्य संकलन है जिस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने निशंक जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, ए वतन तेरे लिए। हम 15 अगस्त के पहले सप्ताह में ए वतन तेरे लिए की कविताओं पर बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस काव्य संकलन पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक ही अपने आप में आजादी की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, देश हम जलने न देंगे। शुक्ल जी ने एक बार कहा था कि कविता अगर कहें तो हर किसी भी राष्ट्र का इतिहास होती है, उसका भूगोल होती है। इतिहास और भूगोल कविता एक साथ कैसे हो सकती है मित्रों? इसलिए कि अतीत बोलता है कविता में तो राष्ट्र का इतिहास बोलता है। किसी भी देश की कविता को उठा लें, उसमें उस देश का अतीत, स्वर्णिम गौरव उसमें बोलता है, स्वर्णिम इतिहास बोलता है। और अगर उसे हम समाज के संदर्भ में देखें तो वो हमारे समाज को दिशा देने वाली ऐसी रचना बन जाती है, ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे राष्ट्र का भूगोल है। तो आज की कविताएं जिन्हें हम कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अस्मिता की कविताएं हैं, उन कविताओं को हम अपनी 17वीं कड़ी में आज हिमालय विरासत न्यास उत्तराखंड और स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस 17वीं वार्ता की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आपने जब भी मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के व्याख्यान सुने होंगे, वो हमेशा कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। और वहीं देश को झुकने ना देना, देश को रुकने ना देना, देश को कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पर ले जाने की कामना प्रत्येक राष्ट्रवादी की चेतना में रहती है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी चेतना के पुरोधा हैं। आप सबको आज मैं विशेष प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के लिए बनाया है, उसमें पहली बार राष्ट्रवादी काव्य चेतना के संदर्भ में सोहनलाल द्विवेदी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तीनों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है। तो आज के हमारे साहित्यकार रमेश पोखरियाल निशंक हमारे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीए के पाठ्यक्रम में आ गई हैं उनकी कविताएं। ये उनकी राष्ट्रवादी चेतना का ही बहुत बड़ा अभिनंदन है, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं जब भी शुरू करता हूं तो निशंक जी के एक मुक्तक से शुरू किया करता हूं जो उनके जीवन का घोषणा पत्र मान लीजिए। 4 की 4 पंक्तियों में वो जीवन का अपने उद्देश्य बता देते हैं। निशंक जी कहते हैं अभी भी है जंग जारी, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। जंग तभी लड़ा जा सकता है जब हृदय में वेदना हो, राष्ट्र की वेदना हो, अस्मिता की वेदना हो, अपने समाज की वेदना हो। तो कहते हैं निशंक जी अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मनुजता होगी धरा पर, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। मित्रों, जिस दिन संवेदना खो जाती है मनुष्य की, वो राक्षस हो जाता है, मनुष्यता की रक्षा नहीं हो सकती। निशंक जी कहते मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना कोई नहीं है। तब वो कहते किया है बलिदान जीवन, किया है बलिदान जीवन, दुर्बलता ढोई नहीं है। और अंतिम पंक्ति में वो अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य घोषित करते हैं, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब आप देखिए, अपने आप को भी वो वतन के सामने छोटा मानते हैं, पूरे विश्व को अपने वतन के सामने छोटा मानने वाला ये कवि रमेश पोखरियाल निशंक निश्चित रूप से राष्ट्रीय अस्मिता की कविताओं का ऐसा सृजेता है जिसने अपनी कविताओं में राष्ट्र को जिया है, जिसने अपनी कविताओं में राष्ट्र को जगाया है। इस काव्य संकलन की समर्पण को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समर्पण में 3 वाक्य लिखते हैं। वो लिखते हैं उस पीड़ा को जिसने
मेरे गीतों को जन्म दिया। आप देखिए, उनके गीत जन्मे हैं तो पीड़ा से जन्मे हैं। और अभी सुधांशु ने बहुत बड़ी बात कही थी कि डॉक्टर निशंक की कविता मिट्टी से लगाव की कविता है, माटी के संस्कारों की कविता है। पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले, अभावों के क्षेत्र से आने वाले मेरे कवि रमेश पोखरियाल निशंक जब राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं तो भूमिका के लेखक जो मेरे साथी प्रोफेसर रहे हैं श्यामधर तिवारी, वो लिखते हैं कि कवि जीवन की वास्तविक वृत्तियों पर विचार करते हुए नया इतिहास गढ़ने की बात करता है। सच मानिए, कवि अपने समाज का इतिहास गढ़ता है। आप वाल्मीकि रामायण को देख लीजिए, आप महाकवि व्यास की महाभारत को देख लीजिए, जिन्हें हम आज विश्व की सर्वोत्कृष्ट कविता मानते हैं, सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कृतियां मानते हैं। वो जीवन के, हमारे अतीत के गौरवशाली इतिहास का पृष्ठ ही तो हैं। तो कवि जीवन की वास्तविक वृत्तियों पर विचार करते हुए नया इतिहास गढ़ने की बात करता है और कंठ का किरण अंधकारपूर्ण पथ को स्वयं अब किरण बनाकर निशा को भी प्रभा दूंगा। उनकी एक कविता को भूमिका में कोट किया है भूमिका लेखक ने, स्वयं को अब किरण बनकर निशा को भी प्रभा दूंगा और मैं स्वयं नवराह बन नव चेतना संचित करूंगा, स्वयं बन इतिहास नूतन सत्य का शोधन करूंगा और छोटा सा सूरज बनकर नवराह तुम्हें दिखाऊंगा। आप देखिए, सूरज बनने की क्षमता हम में अगर नहीं है, कोई बात नहीं, दीपक तो बन सकते हैं। मेरे चंद्रेश्वर की धरती सिद्धार्थ नगर के भगवान बुद्ध ने तो संदेश ही यही दिया था, अप्पा दीवो भव, आत्मदीप बनो। अरे हम दीप बनेंगे तो अंधेरे को जितनी मेरी सीमा होगी वहां तक तो अंधेरे से लड़ूंगा। कवि भी अंधेरे से लड़ता है और इसीलिए ईशोपनिषद में कवि को सृजेता माना गया है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जैसे सृष्टिकर्ता परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है, ऐसे ही कवि भी अपने शब्दों के द्वारा एक अक्षर सृष्टि निर्माण करता है और वो अक्षर सृष्टि हमें प्रेरणा देती रहती है। मैं आज निशंक जी की एक ऐसी कविता आपके सामने रख रहा हूं जिसे सुनकर आपको महाप्राण निराला याद आ जाएंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यही तो कहा था महाप्राण निराला ने। और मेरे कवि निशंक कहते हैं, हे विश्व वंदिता, विश्व अर्चिता, दिव्य शक्ति, हे चिर निधान। देखिए, माँ शारदा के लिए वो वंदना में क्या शब्द प्रयोग करते हैं, हे विश्व वंदिता, विश्व अर्चिता, दिव्य शक्ति, हे चिर निधान, नवरस गति दे नई प्रेरणा, जग जीवन कर सदा महान। अपने जीवन की महानता नहीं चाहता कभी, जग जीवन कर सदा महान, कलह युक्त इस जीवन में माँ प्रेम प्रणय दे कर कल्याण। आप देखिए, आज हम क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं मेरा जीवन सही रहे, मेरे जीवन में शांति आए, लेकिन नहीं। मेरा कवि माँ शारदा से एक ही बात करता है, कलह युक्त इस जीवन में माँ प्रेम प्रणय दे कर कल्याण। ये ओज, ये शौर्य, ये साहस उस कवि में हो सकता है जो अपने लिए नहीं परमार्थ के लिए जीता है। और इसीलिए इन कविताओं में निश्चित रूप से राष्ट्र की अस्मिता को नमन किया गया है। एक और कविता मैं कहना चाहता हूं यहाँ, शांत हूं पर सोच लो, चेतावनी देखिए राष्ट्र कवि की, शांत हूं पर सोच लो, प्रचंड बन सकता हूं क्षण में, शांत हूं पर सोच लो, प्रचंड बन सकता हूं क्षण में, दुष्टता भूसे मिटाने काल बन सकता हूं रण में। ये कवि है, प्रसाद की तरह से हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रयाण का गीत गाने वाला प्रसाद जब आत्मा में आ जाता है रमेश पोखरियाल निशंक की, तब वो भी यही कहते हैं, प्रचंड बन सकता हूं क्षण में। मैं ऐसे कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस काव्य संकलन पर वार्ता करने के लिए अपने बहुत उत्साही, अपने बहुत प्रिय चंद्रेश्वर यादव जी को पहले निमंत्रित करूंगा। चंद्रेश्वर यादव, आप डॉक्टर निशंक की इन कविताओं पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करें, आपका अभिनंदन है। आइए डॉक्टर चंद्रेश्वर यादव। धन्यवाद सर।
आवाज जा रही है? आ रही है। हर कदम इतिहास स्वर्णिम, हम इसे गलने न देंगे। हर कदम इतिहास स्वर्णिम, हम इसे गलने न देंगे। हम स्वयं जल जाएंगे पर देश हम जलने न देंगे। क्या सभी बात को है। बांधो समझना, रही मानवता हमारी। बंधु से ही कपट करना, नियत दूषित थी तुम्हारी। सहिष्णुता के साधकों को हम अधिक छलने न देंगे। हम स्वयं जल जाएंगे पर देश हम देश हम जलने न जलने न देंगे। देंगे। सेवा अस्माकम धर्मा की भावना से ओतप्रोत कवि निशंक जी समस्त क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, में जिस निष्पक्ष भाव से खुद को अभिव्यक्त किए, वो हमारे लिए निश्चित तौर पर राष्ट्रीय गौरव है। देश हम जलने न देंगे राष्ट्रीय अस्मिता की कविताओं का सुंदर संयुक्त है, जिसमें निशंक जी ने पर पीड़ा को की आत्मीय अनुभूति को पिरोया है। आमजन की पीड़ा और उनकी वेदना को कवि ने महसूस करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। इनकी कविताओं में समाज के प्रति इनकी निष्पक्ष जीवन दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पुस्तक में विषय वस्तु की विविधता इसे अधिक प्रासंगिक और समसामयिक बनाती है। देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, शांति, सहयोग, लोक कल्याण, जनचेतना के साथ ही साथ वर्तमान दुर्व्यवस्था पर भी इन्होंने काव्य सृजन किया है। कुल मिला जुलाकर यथार्थ की अभिव्यक्ति कवि निशंक जी की कविताओं का मूलाधार है। समाज में देखने को मिलता है कि लोग अपनी इच्छापूर्ति के लिए दूसरों की भावनाओं को भी कुचल देते हैं। डॉक्टर निशंक जी की दृष्टि भी इस ओर पड़ती है। वे लिखते हैं, तुमने मेरी झोपड़ी जलाई है, तुमने मेरी झोपड़ी जलाई है अपनी मंजिलों को चढ़ाने के लिए। तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं। तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी झोपड़ी जलने दो, इस झोपड़ी का पत्थर पत्थर भी चलने दो। शायद निशंक जी को की राष्ट्रीय एकता को देखा जाए, राष्ट्रीय अखंडता के प्रति उनकी जो कविता है उनको देखा जाए, तो निश्चित तौर पर हमें हमेशा ही राष्ट्रीय अखंडता को तार तार करने वालों के प्रति कटाक्ष करने का अवसर भी देते हैं। वे लिखते हैं कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए वहां पर आग लगाई है जहां जीवन मिलता है जीने के लिए। ये कितने गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए वहां पर आग लगाई है जहां जीवन मिलता है जीने के लिए। मतलब डॉक्टर निशंक जी ने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो लोग हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा अक्षुण्णता को खत्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस मुझको भी जीने दो की भावना को शब्द रूप में देते हुए निशंक जी लिखते हैं कि अंधेरा बहुत है, घनेरे हैं कंटक, विकट पथ निशा में स्वयं ही चला हूँ। प्रकाश मत दो पर, प्रकाश मत दो पर, बुझाओ ना मुझको। देखो स्वयं ही मैं तिल तिल जला हूँ, देखो स्वयं ही मैं तिल तिल जला हूँ। प्रकाश देने कुछ भी ना लेने, प्रकाश देने कुछ भी ना लेने, अंधेरा मिटाने स्वयं ही चला हूँ। कितनी बड़ी बात कही है निशंक जी ने कि मैं खुद मतलब दीपक की तरह खुद जलते हुए, एक बाती की तरह जलकर तेल खत्म हो जाता है लेकिन वह रोशनी देता है। उसी तरह निशंक जी खुद कहते हैं कि प्रकाश देने कुछ भी ना लेने, अंधेरा मिटाने स्वयं ही चला हूँ। भारत गांव का देश है जहां अभी भी 70% से अधिक लोग गांव में वास करते हैं और यहाँ का कृषि प्रधानता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ग्राम देवता पर भी निशंक जी ने अपने कलम चलाई है। वे लिखते हैं, दिन भर पत्थरों को तोड़ने के बाद, दिन भर पत्थरों को तोड़ने के बाद ग्राम देवता को मैंने पत्थरों पर सुख की नींद सोते पाया, किंतु आरामदेह गद्दियों पर बैठे उस कोमल तन बड़े पुरुष को लेटने पर रोते पाया, जिसने थोड़ी सी नींद को पाने के लिए, जिसने थोड़ी सी नींद को पाने के लिए नींद की गोली खाई है। लाख प्रयत्न करने पर भी उसे सुख की नींद नहीं आई है, लाख प्रयत्न करने पर भी उसे सुख
की नींद नहीं आई है। किसानों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि दिन भर पत्थरों को तोड़ने के बाद ग्राम देवता को मैंने पत्थरों पर सुख की नींद सोते पाया, किंतु आरामदेह गद्दियों पर बैठे उस कोमल तन बड़े पुरुष को लेटने पर रोते पाया। यूं ही नहीं, डॉक्टर निशंक जी को लोग अपने देश का गौरव मानते हैं, राष्ट्रीय कवि मानते हैं। वह विषम परिस्थितियों में भी लोगों को कदम बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपनी एक कविता में लिखते हैं कि इधर आंधियां हैं उधर ज्वार भाटा, इधर आंधियां हैं उधर ज्वार भाटा, बरसाती ये नदियां हर दिशा में बही हैं, रुकना कभी भी नहीं ठीक होगा, ये आपदाएं तो हर पग रही हैं। डॉक्टर निशंक जी ने इस कोरोना काल, उनकी यह कविता इस कोरोना काल में भी प्रासंगिक है और समसामयिक है, क्योंकि उन्होंने ये कविता पहले लिखी थी, लेकिन आज के इस दौर में, तब जबकि हमारा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, पूर्णतया समसामयिक साबित हो रही है। बेरोजगारी पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। वे लिखते हैं कि लिखे पढ़े थे वह बेरोजगार, किंतु इस व्यवस्था ने उनसे उनका सब कुछ छीना है, तभी तो पथ विहीन लक्ष्यहीन उनको सड़कों पर जीना है। डॉक्टर निशंक निश्चित तौर पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अंतर्मन के भाव की अभिव्यक्ति के द्वारा देश हम जलने न देंगे को शब्द गुच्छ के रूप में पिरोया है। निश्चित तौर पर यह पुस्तक देश ही नहीं, पूरे हिंदी विश्व में हिंदी का अपना परचम लहराएगी। हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर अनम्यूट करें आप। मैं हरिद्वार से आता हूं और हरिद्वार शिव की नगरी है। आज चंद्रेश्वर जी ने जो बात कही है वो कहा है समाज के लिए पर दुख कातरता निशंक जी की बहुत बड़ी पहचान है। झोपड़ी पर लिखने वाला कवि वही हो सकता है जो स्वयं झोपड़ी में रहने वाले के दर्द को देख चुका हो, सह चुका हो। ग्राम देवता की अर्चना करने वाला कवि वही आकर महानगर में भी सफल हो सकता है। निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक अपने आप में एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अभावों को अपने जीवन में साकार देखा ही नहीं, सहा है। अभावों को सह लेने के बाद जो भाव पैदा होते हैं, जो जीवन के अनुभव आते हैं, वे जीवन के अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के अपने हो जाते हैं, साझे हो जाते हैं। निशंक जी ने इस काव्य संकलन की अपनी बात में गद्य में नहीं लिखा, कविता में ही लिखा है। और लिखते हैं कष्टों को झेलते झेलते असह्य पीड़ा वेदना दुख और दर्द मेरे अभिन्न अंग बन गए हैं। आप देखिए, कष्टों को झेलते झेलते असह्य पीड़ा वेदना दुख और दर्द मेरे अभिन्न अंग बन गए। लोग चैन से सोते रहे और मैं जिंदगी मौत से लड़ता रहा। लोग चैन से सोते रहे और मैं जिंदगी मौत से लड़ता रहा, तभी तो विषम परिस्थितियों में भी जीता रहा और करता रहा संघर्ष। मैंने कवि डॉक्टर निशंक को एम्स में पड़े हुए, कोरोना से जूझते हुए एक ऐसे योद्धा के रूप में देखा है जिन्होंने अपनी जीवनी शक्ति से मृत्यु को भी चुनौती दी और आज वो हमारे बीच हैं। शारदा के वरद पुत्र डॉक्टर निशंक भले ही शरीर से कमजोर हुए हों, लेकिन आत्मिक दृष्टि से आज भी उतने ही सबल, उतने ही संपुष्ट और उतने ही बड़े हैं जितने वे हमारे सामने अपनी कविताओं के रूप में आते हैं। इसी काव्य संकलन पर विचार करने के लिए अब मैं निमंत्रित कर रहा हूं अपनी मानस पुत्री विदुषी, और क्या क्या कहूं,
मेरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर विशेष रूप से आप देखिए, बेंगलोर जैसी जगह रहकर जो कन्नड़ का प्रदेश है, वहां जाकर हिंदी की ध्वजा फहराने वाली डॉक्टर लता चौहान को, जिन्हें हम कहानी के संदर्भ में एक बार सुन चुके हैं और आज फिर कविता के संदर्भ में हमने उन्हें निमंत्रित किया है। डॉक्टर लता चौहान, आप कहिए अपनी बात चौहान। प्रणाम बाबा, बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको। सबसे पहले मंच पर पटल पर जो भी उपस्थित हैं, उनमें हमारी अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रतन कुमार पांडे जी, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रेश यादव, अभी हमने उनको सुना, और अनिरुद्ध कुमार जो संचालक हैं हमारे, हिमालय विरासत ट्रस्ट प्रायोजक, और स्याही ब्लू बॉक्स दिल्ली आयोजक। इन सभी को मेरी ओर से सादर नमन करते हुए मैं आपके सामने कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा चरण वंदन है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को भी, जिनकी अनुपस्थिति में हम उनके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके बारे में जितना भी योगेंद्र जी बाबा ने कहा है, वो बिल्कुल, क्योंकि वो उनके बहुत करीब हैं और जानते हैं, तो उनकी इस व्यक्तिगत जो उनकी लड़ाई अपने आप से चल रही है, शायद ये उनके इस कविता संग्रह में भी देखने को मिला है कि व्यक्ति जब अपने आप से जूझता है अंदर से, तभी वो शब्दों का परिशीलन करता है, उसको शब्दों में उकेरता है और अपनी अभिव्यक्ति को पन्नों पर लेकर आता है। तो ये उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति होती है, उसकी झुंझलाहट होती है, उसका वो आक्रोश होता है, उसका लोगों के प्रति प्रेम भी होता है और एक संदेश भी होता है। ये सारी चीजें हमें किसी भी लेखक के लेखनी में उसके शब्दों के द्वारा हमको मिलती है। और जब हम उसको पढ़ते हैं, एक पाठक के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तो पाठक उसके अर्थ को उसी रूप में समझे, वो क्या कहने की कोशिश की गई है, इस बात को ध्यान में रख करके हम उस पर अपनी चर्चा, अपनी अभिव्यक्ति उस पर हम जाहिर करते हैं। तो जब इनका कहानी संग्रह, डॉक्टर रमेश जी का जब कहानी संग्रह मुझे मिला और मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे लगा कि उनकी कविताओं में बहुत सारा प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, जैसे कि उनकी कहानियों में भी हमको देखने को मिलता है। ये एक पहली बात। दूसरी जो बात है, मैं जहां आपके सामने जो शुरुआत करना चाहूंगी रमेश जी के लिए अपनी ओर से, उनकी ही कविता की 4 पंक्तियां हैं। उसी की खातिर, ये उनकी कविता है इस कहानी कविता संग्रह में, जिसमें उन्होंने जो बात कही है, तुम्हें देखकर मुझे नए बिंदु सोचने को मिल जाते हैं। तुम्हें देखकर मुझे नए बिंदु सोचने को मिल जाते हैं कि कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, एक सूरज के आने से सहस्त्रों सूरजमुखी खिल जाते हैं। सहस्त्रों सूरजमुखी खिल जाते हैं। ये जो पंक्ति है, ये हमें उत्साहित करती है कि सूरज एक है लेकिन सूरजमुखी अनेक हैं, और यही है उनके राष्ट्र की वो वेदना, जहां पर वो हर व्यक्ति को सूरजमुखी की तरह खिलता हुआ, उगते सूरज के साथ अपने आप को, अपना सौंदर्य बिखेरता हुआ देखना चाहते हैं। उनकी इसी कविता में एक और पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी, पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे या नहीं। उसका जो एक शब्द है, जहां खत्म होता है कि एक सूरज के आने से सहस्त्रों सूरजमुखी खिल जाते हैं, उसकी अगली पंक्ति है वही सूरज, मैं इस पर जोर देना चाहूंगी, वही शब्द पर, वही सूरज तुम भी हो। ये हर व्यक्ति की ओर उनका आह्वान है, जहां उन्होंने इसका शीर्षक रखा है कि देश जलने नहीं देंगे। तो यहाँ पर वो वही शब्द है, हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहा है, वही सूरज तुम भी हो। इस पंक्ति में वही और तुम भी शब्द जो है, वही और भी शब्द जो है, हर व्यक्ति के मन में
उसी रूप में प्रोत्साहन लाएगा। वही सूरज तुम भी हो, तभी तो विषम परिस्थितियों में, इस पंक्ति पर भी आप ध्यान दें, तभी तो विषम परिस्थितियों में मैं आज भी जी रहा हूं। ये बहुत सुंदर उनके पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने रखता है, कवि की उस वेदना को हमारे सामने रखता है, जहां वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने बहुत 4-5 शब्दों में देश का वो पूरा खाका, क्योंकि वो राजनीति से संबंधित भी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा समय राजनीति का अपने आसपास, अपने बाहर या अपने अंदर उसको जिया है। तो वो कहते हैं कि वही सूरज तुम भी हो, ये हमारे लिए, तभी तो विषम परिस्थितियों में मैं आज भी जी रहा हूं, जिंदगी की हर कड़वाहट पी रहा हूं, जिंदगी की हर कड़वाहट पी रहा हूं। और वास्तव में जब हम जानते हैं कि यदि गरल नहीं पिया जाता तो वो शंकर नहीं होते, तो विष को पी लेना ही मानवता की पूर्णाहुति का एक प्रथम संदेश हमारे सामने देता है। तो मुझे उनकी ये जो कविता है बहुत ही मतलब प्रोत्साहित कर गई, प्रेरणादायक लगी। उसी की खातिर ये जो है, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को जो रखा है, तभी तो विषम परिस्थितियों में मैं जी रहा हूँ, जिंदगी की कड़वाहट को जी रहा हूँ, और वास्तव में कवि वही होता है। तो इस तरह उनकी इस कविता को मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे दुष्यंत कुमार की वो 2 पंक्तियां भी यहाँ पर याद आती है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती अब भी है। क्या बात। और वो जो भीगी हुई बाती है, वो हमें निशंक जी की इस कविता में या इस पूरे कहानी, इस कविता संग्रह में हमको मिलती है कि वो भीगी हुई बाती अब भी है। तो कहीं से हमें एक चिंगारी ढूंढ कर लाना है, और वो चिंगारी का जो संदेश निशंक जी ने दिया है वो इस पंक्ति में है कि वही सूरज तुम भी हो। ये प्रत्येक मानव के लिए, देश के उस हर व्यक्ति के लिए इस बात का जिक्र उन्होंने हमारे सामने किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका संदेश है इस कविता संग्रह का, ये हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक तो है ही, उस पर अमल करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम शायद आज यहाँ 4 लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब ये 4 लोगों से 40 लोगों तक पहुंचेगा, 4,000 और 4 करोड़ तक, या शायद उससे भी ज्यादा लोगों तक जब ये बात पहुंचती है, तो उसमें से जरूर यदि 4 लोग इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं तो वो इसके लिए आगे जरूर आएंगे। तो उनकी इसी कविता को मैंने बहुत मन में ध्यान में रख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनकी एक और कविता है, मैं स्वयं ही नव चेतना संचित करूंगा। उनकी कविता का शीर्षक है मैं स्वयं ही। हम कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है, मुझसे होती है। यदि मैं ये काम करूं तो शायद मुझे जो लोग देखेंगे वो भी उस पर अमल करना शुरू करेंगे। चाहे पूरे 10 लोग ना करें, कोई एक भी करेगा तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मैं स्वयं ही नवचेतना संचित करूंगा। ये उनकी पंक्ति मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। उनकी एक और कविता जो है धधकते स्वर, जैसा कि शीर्षक ही उन्होंने दिया है धधकते स्वर, जब हम इस शब्द को ही पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ उफान आना चाहिए, कुछ जोश होना चाहिए। तो धधकते स्वर में उन्होंने जो पंक्ति कही है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि हृदय तड़पता विकल मन रहा यूं, हृदय तड़पता विकल मन रहा यूं, धधकते स्वरों को रोक न पाया मन मेरा। विकल मन, जब उसका मन दर्द से भरा हुआ है, हम कहते हैं कि जब व्यक्ति दुखी होता है, गम होता है, या उसमें कोई वेदना होती है तो बड़ा डाउन टू अर्थ, यानी बहुत गमगीन हो जाता है, यानी ऐसा लगता है शायद वो कुछ कर ना पाए। लेकिन उसी से उन्होंने एक चिंगारी निकाली है कि धधकते स्वरों को रोक न पाया मन मेरा।
वहीं से कुछ शुरुआत उन्होंने इस कविता के माध्यम से कही है कि हम जब भी दुखी हो वो हमारा अंत नहीं है, वहां से हमें शुरुआत करनी है। वो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि मुझे गिरकर उठना है। तो दुख और वेदना जब भी होती, हम शायद गिरे हुए होते हैं, लेकिन यदि हम वहां से उठ जाएं, भले ही खड़े न हो पाए, घुटनों पर भी उठते हैं, वो हमारी शुरुआत होगी और धीरे धीरे इस तरह हम उठ ही जाएंगे। तो धधकते स्वरों को रोक न पाया मन मेरा, ये उनकी दो पंक्तियां इस कविता में मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उनकी एक और कविता जो मुझे बड़ी छू गई, वो थी कविता गंगा। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि कविता के उद्गार बांधे नहीं जा सकते, कविता के उद्गार बांधे नहीं जा सकते। आप कविता को बहने दें, कविता जितनी बहेगी उतना ही अपना प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि नदी बहती है और नदी जब बहती है तो वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको वो अपने साथ ले लेती है। यदि वो खराब है तो उसे किनारों तक छोड़ देती है और बाकी सभी को अपने साथ समेट कर लेकर चलती है। तो उनकी ये कविता भी बहुत ही प्रेरणादायी है कि कविता के उद्गार बांधे नहीं जा सकते। उनकी एक और कविता है पहचान। पहचान कविता में उन्होंने जो जिक्र किया है कि आज का मानव निशंक, उन्होंने शब्द भी दिया है, आज का मानव निशंक, आज का मानव, जब भी मानव मानवता खोता है। तो ये हमारे मानव मन में, मानव होने के नाते हम कई बार मानवता से परे हट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं। हम कहते हैं कि यदि हम भटक नहीं जाएंगे या भटकेंगे नहीं तो फिर हम देवता हो जाएंगे, लेकिन मानव है, मानव मन है, मानवता से हट जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि आज का मानव, उसमें ये मानवता आनी चाहिए, चाहे भटकन ही क्यों न हो, उस मानवता का एक सिरा हमें पकड़ कर रखना है ताकि एक सिरा कोई और पकड़ कर चले। तो ये पहचान होगी आज के इस भारत देश के नव युवकों की, जो अपना एक सिरा हाथ में लेकर चले और शायद यही जो कड़ी है वो आगे बनती चली जाएगी। उनकी एक और बहुत ही अलग सी कविता इसमें थी और वो उस कविता का शीर्षक है भिकारिन। मुझे ऐसा लगा कि सारी कविताओं में कहीं ना कहीं पर प्रकृति चित्रण है, कहीं पर मन का उद्गार है, वेदना है, कहीं पर उनके जिंदगी से है, उनके दर्द के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। यदि मुझे समय देंगे तो शायद मैं आगे थोड़ा और बोल सकती हूँ। हाँ, कहती रहे, बहुत अच्छा लग रहा। तो उसमें उन्होंने जो भिकारिन कविता, मुझे लगा कि बहुत ही अलग सी कविता है। वो जब हम भिकारिन को कुछ देते हैं तो शायद वो कुछ दो शब्द कहकर निकल जाती है, मुझे उसका जो एक भाव लगा। लेकिन उसकी उनमें एक पंक्ति है, क्रोध भिकारिन का वह रूप, क्या भिकारिन को क्रोध करने का अधिकार नहीं है? है, वो ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन उस क्रोध का कारण क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर यानी उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को उदाहरण में नहीं रखा है जो बहुत बड़ा हो या पैसे वाला या बहुत ही स्टेटस वाला, ऐसा कुछ नहीं। एक भिकारिन जो दिन भर भीख मांग कर अपना भरण पोषण करती है, उसको क्रोध भिकारिन का वह रूप, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे क्रोध न आए? वो भी मनुष्य है, उसे भी क्रोध आ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही अछूते विषयों को जो इसमें इस संग्रह में उन्होंने जो रखा है, ये भिखारिन मुझे उसी तरह का एक अलग सा विषय जो है वो लगा। इसमें उनकी एक और कविता है, दर्द दिल में लिए जाना है तुमको। यहाँ वैसे पूरी कविता मैं नहीं पढ़ रही हूँ। दर्द दिल में लिए जाना है तुमको, हम मनुष्य हैं, हमारे साथ प्रेम और दुख दोनों लगे हुए हैं, विरह और वेदना दोनों लगे हुए हैं। प्रेम की परिशीलता है तो वहां पर हमारे पास वेदना का विरह भी है। लेकिन दर्द अपने दिल में लिए जाना है तुमको, उसे बताना नहीं है,
उसको मजबूत नींव की तरह रखकर उस पर प्रेम का एक मंदिर हम बना सकते हैं, उसी दर्द के की दीवारों को खड़ा कर सकते हैं, और शायद हम कभी इस देश के नवयुवकों में वो प्रेरणा ला सकते हैं जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक और कविता में किया है, जिसका नाम है जिंदगी बन गई। जिंदगी बन गई, स्मृति बन छाई है मेरी। यादें हमारे साथ हमेशा होती हैं और अंत तक चलती हैं हमारे साथ, और हमारे जाने के बाद हमारी यादें दूसरों के साथ हमेशा चलती हैं। मतलब ये कभी ना अंत होने वाला सिलसिला है स्मृति। तो उसी को वो रखना चाहते हैं अपने विचार में कि स्मृति बन गई है, स्मृति बन छाई है मेरी, जिंदगी बन गई है। तो ऐसी कई सारी स्मृतियां मुझे लगता है कि उनके अपने जहन में हैं, जो चल रही हैं। अभी वो जिस से गुजर रहे हैं, वहां भी उनके मन में इस तरह की कई चीजें उनके स्मृति में होंगी, जिसकी बात मैं यहाँ पर आगे बताना चाहूंगी कि ऊंची दीवारें बनाने पर भी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ऊंची दीवारें बनाने पर भी सूर्य कहाँ रुक पाता है। ऊंची दीवारें बनाने पर भी सूर्य कहाँ रुक पाता है। बिल्कुल सटीक बैठता है निशंक जी की इस कविता के माध्यम से हमारे सामने कि जिसे चमकना हो उसे 7 तालों में बंद कर दे, वो अपनी रोशनी बिखेर देगा। क्या तो बात है, ऊंची दीवारें बनाने पर भी सूर्य कहाँ रुक पाता है, और उसके लिए क्या आवश्यक है, ये उन्होंने उसका जिक्र किया है। आवश्यकता है दृढ़ीकरण की और एहसास की। दो अलग अलग शब्द हैं, बहुत ही अलग शब्द। एहसास जो आप महसूस करें, उसको समझ लें, आत्मसात कर लें, बड़ा सॉफ्ट वाला भाव है एहसास। लेकिन जैसे ही दूसरे शब्द की तरफ आते हैं हम, दृढ़ीकरण, तो वहां होता है एक मजबूत, एक ललकार, एक स्वर, एक बहुत ही शोर वाला भाव। तो क्या व्यक्ति यदि ऐसा आत्मसात कर ले तो वो दृढ़ीकरण नहीं ला सकता, और जब ऐसा दृढ़ीकरण होगा तो ऊंची दीवारें सूर्य की किरणों को भी रोक नहीं सकती। अपनी कविता में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि ऊंची दीवारें बनाने पर भी सूर्य कहाँ रुक पाया है, आवश्यकता है दृढ़ीकरण की और एहसास की। ये हमारे अंदर प्रेरणा भाव यदि ले आता है हर व्यक्ति में, यदि हम स्वयं भी इसको जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर जब हम पढ़ते हैं किसी को या सुनते हैं किसी को, वो शब्द हमको ज्यादा प्रेरित कर जाते हैं और हम उसको जरूर अपने आप पर लागू करना या आत्मसात करना या उस पर चलने की कोशिश आवश्यक और अवश्य रूप से हम करते ही हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो यदि हमने सुना, उनको पढ़ा, तो हमको जरूर लगेगा कि इनको आत्मसात किया जाए और इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो दृढ़ीकरण के रूप में सामने आए। वो प्रतिबिंब जो आएगा वो बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। तो ये हमारे युवकों में, हमारे आज की नव युवा पीढ़ी में ये जो बहुत ही हुंकार भरने वाली जो बात कही है, इन 2 पंक्तियों से हमारे सामने बड़े पुरजोर रूप से जाहिर होती है कि ऊंची दीवारें बनाने पर भी सूर्य कहाँ रुक पाया है, आवश्यकता है दृढ़ीकरण की और एहसास की। जब मैं पढ़ भी रही हूँ और आप भी जब पढ़ेंगे तो हम एहसास शब्द को बड़े ही मेल्टिंग वे में पढ़ते हैं, बहुत ही धीरे से पढ़ते हैं, एहसास की इस तरह से। लेकिन दृढ़ीकरण बोलते ही हमारे अंदर भी वो भावना आ जाती है। तो इस तरह से उनकी कविताओं में बहुत कुछ जो हमने देखा, मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने देखा है, उसमें एक और कविता है, उसमें है अन्न खाकर द्रोह करना। उनकी मेरे ख्याल से 3री या 4थी कविता है संग्रह में। उसमें एक वाक्य है कि अन्न खाकर द्रोह करना। ये माना जाता है मनुष्य की प्रवृत्ति में कि हम किसी का नमक खाएं तो उसकी ओर वफादारी जरूर करें। तो ये देश तो हमारा अपना है, हम अपना ही नमक खा रहे हैं, तो अपने देश के प्रति हम विद्रोह कैसे कर सकते हैं, देशद्रोही कैसे कर सकते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए कि अन्न खाकर द्रोह करना।
ये मानवीयता का गुण नहीं है भारतीय हमारे लोगों में, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, बहुत सारी उस जज्बे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हो रहा है। पर वो एक संदेश दे रहे हैं कि अन्न खाकर द्रोह करना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही सटीक एक हमको उन्होंने जो संदेश दिया है, इसके माध्यम से वो हमको बताना चाहते हैं। उनकी एक और कविता में है कि स्वार्थी लोग अपना जीवन अपने लिए जीते हैं। समापन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो पंक्तियों के साथ मैं समापन करना चाहूंगी। जैसे कि मुझे बहुत पसंद है दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां भी, कि आसमान में छेद कैसे नहीं होगा, एक तबीयत तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और शायद ये जो पंक्ति है निशंक जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने वो पत्थर उछाला है, और जरूर उनकी इस प्रेरणा भरे काव्य संग्रह से हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और एक बहुत सुंदर संदेश नवयुवकों को मिलेगा। और इसी के लिए मैं अंत में उन्हीं की एक पंक्ति से यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी कि ये कागज के घोड़े कई लोगों से होकर गुजरते हैं। बहुत ही गूढ़ अर्थ है इसमें, इसको यदि मैं एक्सप्लेन करती शायद समय होगा। ये कागज के घोड़े कई लोगों से होकर गुजरते हैं, जिनके ऊपर चढ़कर कई लोग हर रोज सवारी करते हैं। जिनके ऊपर चढ़कर कई लोग हर रोज सवारी करते हैं। हम सभी इस पर सवार हैं, कागजी घोड़े नहीं दौड़ाना है, हमें अब वर्तमान में जीकर वर्तमान को बचाना है। भविष्य अपने आप सुरक्षित होगा। मुझे आपने समय दिया, निशंक जी को सादर प्रणाम करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए और उपस्थित सभी को मैं नमन करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर लता चौहान, बहुत बहुत अच्छे तरह से आपने निशंक जी की कविताओं की आत्मा को छुआ है, और विशेष रूप से एक सूरज के आने से सहस्त्रों सूरजमुखी खिल जाते हैं, इस पंक्ति में जो आपने वही सूरज तुम भी हो, ये जो आपने कहा, ये निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक की कविताओं की आत्मा को आपने छुआ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान आपने दिया है। और अब मैं आज की वार्ता के अध्यक्ष अपने मित्र प्रोफेसर रतन प्रकाश पांडे जी को, रतन कुमार पांडे जी को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोफेसर पांडे आइए। नमस्कार। अनम्यूट नहीं है प्रोफेसर रतन कुमार जी पांडे, वो ऑडियो ऑन करें। हेलो जी, अब सुनाई दे। पांडे जी। अच्छा, हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मैं पहले सारे विद्वान वक्ताओं को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते। देखिए, अभी चर्चा हो रही थी जिस पुस्तक पर, कविता की, कि देश हम जलने देंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। अगर दृष्टि में वह भाव है तो सृष्टि हम वैसी ही करेंगे। यह निशंक जी की कविताओं में, रचनाओं में, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, हर जगह दिखाई पड़ती है कि जैसी दृष्टि उनकी है वैसी रचनाएं बोलती हैं। और देश हम जलने देंगे, यह रचना मुझे शुरुआत में ये संरक्षक डॉक्टर आदरणीय योगेंद्र नाथ शर्मा जी ने जो कहा, वाल्मीकि वगैरह का उदाहरण दिया उन्होंने, तो मुझे वाल्मीकि के ही संदर्भ में एक पंक्ति याद आती है कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम।
वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा सच्ची चाहिए, मरा कहो या राम। क्या बात है। श्रद्धा सच्ची चाहिए, मरा कहो या राम। तो श्रद्धा सच्ची देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति वह अगर देखना है तो निशंक पोखरियाल जी की रचनाओं में मिल जाएगा सब कुछ। यह श्रद्धा का परिणाम है कि राष्ट्र के प्रति, भारतीयता के प्रति, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसका परिणाम ये रचनाएं हैं। यह हमें सब जगह दिखाई पड़ता है। दूसरी बात आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण अभी डॉक्टर लता चौहान जी ने भी कही और सारे चंद्रशेखर यादव जी ने भी कही कि मनुष्यता। देखिए आज हम सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बैंकर्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बना रहे। जी जी जी। और मनुष्य अगर अच्छा होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, और मनुष्य अच्छा होगा तो अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा बैंकर्स होगा। इसलिए मनुष्य बनाने की जो कार्रवाई है, जो पद्धति है, वह इन रचनाओं में हमें दिखाई पड़ती है। उसका कारण है कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचने के बाद धरती से कट जाता है वह कभी भी मनुष्य नहीं बना सकता। पोखरियाल जी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वो आकाश में नहीं है, कहते मैं धरती पर। आकाश में कुछ लोग धरती पर रह करके आकाश में होने का अहम पाले हुए हैं, लेकिन यह व्यक्ति आकाश की ऊंचाई पर होने के बाद भी अपने को धरती से जुड़ा हुआ मानता है। और जो ये मनुष्यता का निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, सृष्टि कैसे होगी, इसके लिए सबसे जरूरी है स्वयं को जानना, खुद को जानना। जो खुद को नहीं जान सकता है वह राष्ट्र को या दूसरों को क्या जानेगा। पोखरियाल जी की हर रचनाओं में अभी जैसे चर्चा कर रहे थे हमारे विद्वान वक्ता लोग कि वह अपने स्वयं के उन दिनों से, उनकी याद में वे भी दिन पीड़ा के पड़े हुए हैं। लोग जिंदगी आराम से जीते रहे, लेकिन पोखरियाल जी बचपन से लेकर के जिस तरह से कष्ट पीड़ा का अनुभव करते चले, वही व्यक्ति जो ऐसे अनुभव से गुजरेगा वही अंधेरे को मिटाने का साहस जुटा पाएगा। तो अंधेरे को मिटाने का साहस निशंक जी में जो आया कि मैं स्वयं चलता रहा, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितनी भी वेदना और पीड़ा हो, लेकिन मुझे बचपन में जो घाव मिले, जो पीड़ा मिली, वह पीड़ा, वह वेदना, वह घाव मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में, मेरे विचार के निर्माण में, मेरी दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। और बात हो रही थी इतिहास गढ़ने की। देखिए एक कविता का शीर्षक इतिहास गढ़ना। देखिए एक होता है रचना और एक होता है गढ़ना। तो इतिहास वह गढ़ता है जो नए रास्ते से चलता है। बने हुए रास्ते पर जो चलेगा, बने बनाए रास्ते पर जो चलेगा, वह नया रास्ता, नया इतिहास कभी नहीं बना सकता। नया इतिहास, नया रास्ता वही बना सकता है जो अपना स्वयं चलने का रास्ता बनाता है, वह नया इतिहास बनाता है। अभी चूंकि ये कविता रचनाएं सब मूलतः राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रीय चेतनाओं से युक्त है और यथार्थ से
परिपूरित हैं। कल्पना भी है लेकिन यथार्थ भरा पड़ा है इन रचनाओं में। राजनीति, चूंकि राजनीति में रहे हैं इसलिए कविताओं में कहीं कहीं राजनीति है, संस्कृति है और हमारे जीवन मूल्य भरे पड़े हैं, मनुष्यता के जीवन मूल्य भरे पड़े हैं इन रचनाओं में। और इसीलिए उसमें जीवंतता आई है और जीवंतता ही बड़ी चीज होती है। श्मशान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, क्योंकि श्मशान में कभी नमाज पढ़ते हुए किसी ने देखा है क्या? क्योंकि वहां जीवंतता नहीं होती। वहां तो जहां जीवंतता नहीं है वहां रचना नहीं हो सकती है। रचनाएं समकालीन हैं। अभी याद जिंदगी की बात जो हो रही थी कि हमें यादें साथ रख करके चलना चाहिए और वही याद को जानता है जो खड़ा होने के लिए साहस छुटा पाता है, जो गिरता है। जो गिरेगा वही उठना और खड़ा होकर के चलना जानता है, जो गिरेगा नहीं। आज चूंकि कोरोना जैसी बात हुई कि कोरोना का काल है, बेरोजगारी थोड़ी प्रभावित कर रही है। इसको समकालीनता क्या है? समकालीनता ये है जैसे नदी की धारा है, नदी की धारा के दो किनारे होते हैं और उन दो किनारों के बीच में से नदी प्रवाहित होती है। उसी तरह से अतीत हमारी एक धारा, एक किनारा है। समकालीनता का एक किनारा अतीत है और दूसरा किनारा हमारा समकालीनता का भविष्य है। और इन दोनों के बीच में जो बहता है वह हमारा वर्तमान है। धारा जो बहती है वर्तमान है। तो वर्तमान को जो पहचानता है, जो अतीत को पहचानता है और जो भविष्य की चेतना जिसके भीतर होती है, वही देश और राष्ट्रभक्ति और स्वयं के संपूर्ण समर्पण का भाव उसके अंदर आ सकता है। और इसीलिए निशंक जी कहते हैं कि हम स्वयं जल जाएंगे पर देश हम जलने न देंगे, देश हम जलने न देंगे। माने जो स्वयं देश को जलाने पर इस समय लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि अन्न खाकर द्रोह करना, आज परिस्थिति हम लोग सब लोग सारा देश देख रहा है कि अन्न खाकर द्रोह करना किस तरह से राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। मैं किसी पार्टी का, किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि इस देश का अन्न खाने के बाद भी देश का द्रोह लोगों के भीतर किस तरह दिखाई पड़ रहा है। यह है माने कवि की दृष्टि कि होने वाले भविष्य को वह पहले से ही देख लेता है, पहले से जान लेता है। और यह कविता की उसकी विशेषता होती है जो अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से ही करता है, वही राष्ट्र का जोश भरता है, वही राष्ट्र में निर्माण करता है। और निशंक जी की कविताएं जो हैं, इंद्रधनुष जैसी एक इंद्रधनुषी चिंतन की कविता, जैसे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं लेकिन कुल मिलाकर के एक ही है कि इंद्रधनुष है। तो निशंक जी की कविताओं में उसी तरह से इंद्रधनुष की तरह तमाम रंग भरे हुए हैं। जीवंतता उसमें भरी हुई है, समकालीनता भरी है, अतीत भरा है, वर्तमान भरा है और राष्ट्र प्रेम तो है ही उस। और अगर आज राष्ट्र कवि की उपाधि देना हो तो मुझे लगता है कि जितने भी कवि कविता लिख रहे हैं, कोई भी उनके समानांतर भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं है जो राष्ट्र प्रेम की कविता लिखने वाला हो। मैं समझता हूं कि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर के बाद अगर कोई
राष्ट्र की कविता की चेतना से इतना महत ऊंचाई पर पहुंचाया हो देश को, तो वह है निशंक पोखरियाल जी। और उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि निश्चित मिलनी चाहिए। और क्योंकि वो कभी चैन से सोए नहीं, ये उदाहरण आप लोगों ने वक्तव्य में दिया कि कभी वो चैन से सोते नहीं, मैं जिंदगी मौत से लड़ता रहा। लोग चैन से सोते रहे, लोग चैन से सोते रहे और मैं जिंदगी मौत से लड़ता रहा। कभी तो विषम परिस्थितियों में जीता रहा, विषम परिस्थितियों में भी जीता रहा। यह होता है, यह रचनाकार ही कर सकता है कि विषम परिस्थितियों में भी उसके भीतर जो भाव है रचना का, और रचना वही बड़ी होती है जो हमारे भीतर भाव और संवेदना को जागृत कर दे और वो भर दे, और हम उससे परिपूरित होकर के उस मार्ग पर अपने विचार को, अपनी चेतना को चलने के लिए लेकर के चलने के लिए प्रेरित हो। यह काम निशंक जी की कविता में चल रहा है। और हम अंधेरा मिटाएंगे, अंधेरा मिटाने के लिए, और स्वयं अंधेरा मिटाने के लिए दूसरों से कहने की जरूरत, पहले आप स्वयं मिटाएंगे तब लोग आपके पीछे चल करके आपका अनुकरण करेंगे। अनुकरण कर खाली वक्तव्य देने से नहीं होता, स्वयं करने से होता है। तो स्वयं उन्होंने कहा कि हम स्वयं मिटाएंगे, अंधेरा मिटाएंगे, और स्वयं चलता रहा। और हर जगह, हर परीक्षा में, हर कदम कदम पर इम्तिहान है, परीक्षा है, और हर कदम कदम पर इम्तिहान और परीक्षा में जो भाग लेता है वह कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए असफलता नाम की कोई चीज इनकी रचनाओं में नहीं दिखाई पड़ती है। और देश को अपनी आत्मा मानना, देश को ही अपना सब कुछ मानना, राष्ट्रवादी चेतना के पुरोधा निशंक जी हैं। और अभी भी उनकी जंग जारी है, जैसा कि डॉक्टर योगेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी जंग जारी है, वेदना सोई नहीं है, मनुजता मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। हाँ, तो जब संवेदना खोई नहीं है, जब तक ये संवेदनात्मक भाव होगा, तब तक वह आदमी, वह रचनाकार ऊंचाइयों पर, हिमालय की उच्च श्रृंखला पर पहुंचेगा। यह हमें उम्मीद है, आशा है। और इस उम्मीद और आशा के साथ हम जरूर कहते हैं, आज पूरे देश में मैं जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मैं जाता रहता हूँ और लोगों से चर्चाएं होती रहती हैं। जितना काम आज निशंक जी की रचनाओं पर हो रहा है, अभी स्वयं हमने महाराष्ट्र में मराठी में उनकी एक कविता, एक कहानी का अनुवाद करवाया है। गोवा में कोंकणी में अनुवाद करवा रहा हूँ, और तमाम जगह जैसा कहा कि पाठ्यक्रमों में वो लगाए गए हैं। रिसर्च, इतना शोध कार्य हो रहा है, आज शायद किसी के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। उसका कारण यह है, बहुत बहुत अभिनंदन। इसका कारण यह है उनका कर्म। तो कर्म फलित होता है, कर्म ही फलित होता है। ऊंचाई पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ऊंचाई पर बैठा हुआ जो श्रृंखला पर बैठा हुआ शेर है, वह भी उस पर कौवे बैठते हैं शेर के ऊपर। इसलिए जो कर्म से ऊंचाई पर पहुंचता है वह बड़ा होता है। निशंक जी आज उस ऊंचाई पर हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वे इसी तरह से हमें पूरित करते रहेंगे, हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को विकसित करते रहेंगे, और हम सब लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। ओके, मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब ऑनलाइन करेंगे।
मौजूद नहीं है, तो इस कार्यक्रम की जो है समाप्ति वो की ओर बढ़ते हैं और आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि अगले सप्ताह जब मुलाकात होगी तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कोई अन्य कविता संग्रह हमारे सामने होगी और अन्य वक्ताओं के साथ ये बातचीत, ये श्रृंखला जो है जारी रहेगी। तब तक के लिए मैं शायद जुड़ गए हैं योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी। सर, आपको आवाज आ रही है क्या? तो लगता है गुरुजी को आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर योगेंद्रनाथ